School, here every student matters, every moment counts. Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalbas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Z Litra Valley School, Vash Model Senior Secondary School, Bhiwani. Food partner Lakshmi Bikaner Mishthan Bhandar, विश्वास 32 वर्षों का. द ओजी बर्गर, जॉइन द बर्गर रिवॉल्यूशन. पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी, वरदान विश्वास का. वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. खिला के वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे. सोनल, ओवर टू यू. क्या अतुल जी, तो आज भिवानी की शिक्षा पर हम चर्चा करेंगे कि भिवानी में शिक्षा के लिहाज से क्या ज़रूरी कदम उठाए गए हैं. मैम बैठिए, आप माइक ले लीजिए. आप भी बैठिए सर. बहुत ही ज़रूरी आयाम है शिक्षा किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में, और ऐसे में भिवानी छोटी काशी में किस तरह से शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, क्या ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, इस सत्र में हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ अलका मित्तल जो कि प्राचार्य आदर्श महिला महाविद्यालय हैं, जुड़ चुकी हैं. साथ ही हमारे साथ पवन बुमानीवाला वैश्य शिक्षा समिति से जुड़े हुए हैं, और पंकज मिश्रा हमारे बीच पहुँचेंगे जो कि प्राचार्य है बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बवानी खेड़ा से. अलका जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी. बीइंग अ वुमेन, ये आपके लिए बड़ी ही गर्व की अनुभूति भी है. एक कॉलेज का प्रिंसिपल होना बड़ा जिम्मेदारी भरा भी है. अपनी इस जिम्मेदारी को, अपने इस एम्पावरमेंट को किस तरह से आप इस आदर्श महिला महाविद्यालय से जोड़कर देखेंगी? महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षित होना, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है वो दो परिवारों को आगे बढ़ाती है. परिवार में जो बच्चे हैं, जैसे माँ उनको सिखाती है, बच्चे वही सीखते हैं. बच्चों की पहली शिक्षिका उनकी माँ होती है, और अगर माँ शिक्षित है तो वो बच्चों को कहीं तक भी ले जा सकती है. तो इसलिए महिलाओं के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है. लिटरेसी रेट की अगर हम हरियाणा में बात करें तो महिलाओं का लिटरेसी रेट पुरुषों के लिटरेसी रेट से पीछे है, जबकि होना ये चाहिए कि महिलाओं का लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा नहीं तो पुरुषों के बराबर तो ज़रूर होना चाहिए. ठीक है. पवन बुमानीवाला जो कि वैसे शिक्षा समिति से जुड़े हुए हैं. पवन जी, बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर अलका जी कह रही हैं. उनका कहना है कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं दो जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, दो परिवारों की जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, और ऐसे में अगर वो इंटेलेक्ट मजबूत रखेंगी तो फिर उसी मजबूती के साथ परिवार आगे बढ़ेंगे. आप इस दिशा में भिवानी में कितना काम हो रहा है, और इसको हम जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से भी देखें तो कैसे देख रहे हैं भिवानी को आप? I thanks to India News, first of all, to call me regarding the education. आज भारतवर्ष 75 वर्ष पूरे करने के बाद 76वीं हम गणतंत्र दिवस बना रहे, स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं. और ये हमारे देश का बड़ा भारी ही दुर्भाग्य है. जितनी महिलाएं को आगे लाना चाहिए था, हमारा देश उस देश को आगे नहीं ले पाया. भिवानी प्रॉपर की अगर बात करें, मात्र एक कॉलेज आदर्श महिला महाविद्यालय, ये एक संस्था जो कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने और मेरे पूज्य पिताजी भगत मल जी ने पौधारोपण किया था सन 1976 में. सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी वुमेन कॉलेज नहीं खोले. यही कारण है कि महिलाओं आप का कहना चाहते हैं कि आपने एक अच्छी शुरुआत तो कर दी, लेकिन उस शुरुआत का रखरखाव नहीं किया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया. यस, सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया. अगर सरकार इसको और केयर करती तो महिलाओं को आगे लाया जा सकता है. मेरे साथी ने कहा कि महिलाओं का
डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मायके में होती है तो उधर सेवा करती है, जब ससुराल चली जाती है तो उधर सेवा करती है। तो आज के युग में पुरुष के जितनी आवश्यकता है, अगर हम सारे संसार को देखें, वर्ल्ड की न्यूज़ को देखें, तो आज सारे संसार में महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर काम करती है। हर लेडीज़ 100% एजुकेटेड है। तो भारतवर्ष में, और मैं भिवानी की बात करूं, तो भिवानी में एजुकेशन की बहुत कमी है। 75 साल में महिलाओं को जितना आगे आना चाहिए था, महिलाओं को उतने आगे हमारे देश में नहीं लाया गया, क्योंकि हमारा देश हमेशा ही पुरुष प्रधान देश रहा है। इसी वजह से हम पीछे रहे हैं। आज की डिमांड महिलाओं को आगे आने की है। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो सबसे बड़ी बात है, देश का विकास होगा। ठीक है अलका जी, आपका वुमेन कॉलेज है, आपके यहाँ एडमिशन्स जब होते हैं तो आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ से कितना पार्टिसिपेशन मिलता है? जो विलिंग होती हैं स्टूडेंट्स आने में, और या उनके पेरेंट्स उनको एग्री होते हैं यहाँ पर भेजने में? क्योंकि देहात से हम देखते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट का इशू बहुत बड़ा इशू रहता है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर, और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो गिव अप कर देते हैं कि चलिए हम छुड़वा ही देते हैं पढ़ाई। तो इस लिहाज से आपका कॉलेज क्या ज़रूरी कदम उठा रहा है, किस तरह की जागरूकता फैला रहा है? देखिए, भिवानी सिटी के आसपास मेजर एरिया रूरल एरिया है, जहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ हमारे कॉलेज में पढ़ने आती हैं। और हमारे कॉलेज ने जो सबसे पहला कदम यहाँ पे उठाया हुआ है, यहाँ पे लड़कियों के लिए हॉस्टल है। हमारे यहाँ पे 600 लड़कियों के ठहरने की व्यवस्था है। और मैं अभी दिल्ली से आई हूँ, 2-3 महीने पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। मैंने इतना अच्छा, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ये और डिफरेंस इतना समझना चाहूँगी मैम। आपने कहा कि आप दिल्ली से आई हैं यहाँ पर, हाँ दिल्ली जी। देश की राजधानी, फिर आप एक ऐसे इलाके में आती हैं जो आसपास ग्रामीण इलाकों से पटा पड़ा है। एक डिफरेंस आपको ज़रूर महसूस होता हाँ होगा। जी, 2-3 बिल्कुल। महीने का वक्त भी आपको हो गया, हाँ तो जी। आप इस लिहाज से कैसे देख रही हैं कि यहाँ पर किस तरह के काम होने ज़रूरी हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, जो प्रोसेस स्लो है, जिसमें आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट होनी चाहिए लड़कियों के कॉलेज के लिहाज से, जो हो नहीं पा रही? पहले मैं अपनी पहली बात को पूरा करूंगी कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का जो हॉस्टल है वो ग्रामीण लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो जो पेरेंट्स का मैंने जो जनरली एटीट्यूड देखा है वो ये है कि जब वो यहाँ हॉस्टल देखते हैं तो वो अपनी लड़कियों को यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और जहाँ तक बात रही कि राजधानी से यहाँ क्या ज़रूरत है, जो मैंने सबसे पहली ज़रूरत देखी है, जो लड़कियाँ शिक्षित हो भी जाती हैं वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाती हैं। पढ़ने के बाद उस पढ़ाई को इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि लड़कियां नहीं कर रही हैं। कोचिंग पढ़ा लिया, टीचर बन गए, आसपास छोटे मोटा कुछ देख लिया, हाँ ट्यूशन जी। पढ़ा लिया, लेकिन बिल्कुल। बाहर बड़े सपनों की तरफ नहीं निकल नहीं निकल रही हैं, बहुत कम लड़कियां हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भिवानी या उसके आसपास देखें तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आगे बढ़ना है लड़कियों को तो उन्हें बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने यहाँ पे अभी तक मानसिकता महसूस की है, उसमें मैंने ये महसूस किया है कि पेरेंट्स पढ़ाने के लिए तो भेज देते हैं, नौकरी के लिए नौकरी के लिए बाहर नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, पवन जी से इसका जवाब लूंगी। पवन जी, बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये कि लड़कियों को पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन पढ़ाकर फिर आगे नहीं भेजा जाता है, नौकरी के लिए नहीं भेजा जाता है। इस दिशा में आप भिवानी की इस जर्नी को कैसे देखते हैं? क्योंकि धीरे धीरे सुधार तो हुआ है आप लोगों के प्रयास से, आपने एक पौधा रोपित किया, उसके बाद धीरे धीरे उस पर फल लगे और वो अब मीठे रसदार फल के रूप में हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी होता है कि कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं। तो भिवानी में इस लिहाज से आप क्या देख रहे हैं, क्या चूक है, क्या कमी है कि लड़कियों के लिहाज से अभी भी वो एम्पावरमेंट नहीं है जो होनी चाहिए? देखिए, मैं भिवानी की बात करूंगा या राष्ट्र की बात करूंगा और एजुकेशन की बात करूंगा। जहाँ तक एजुकेशन का प्रश्न है
सरकार का सहयोग जीरो मानता हूँ मैं एजुकेशन में। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि देश को इतने साल आज़ाद हो गए और हमारी शिक्षा प्रणाली जो ब्रिटिश राज में थी, टीडीसी की पॉलिसी, केवल क्लर्क पैदा करने की पॉलिसी, वो अगर जब तक रहेगी, जब तक इस देश का भी विकास नहीं हो सकता और भिवानी का भी नहीं हो सकता। महिलाएं केवल, जैसे अभी हमारे साथी बहन ने बताया कि बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? इसका एक बेसिक लॉजिक है। आज एक वर्ड आता है सर्वांगीण विकास। कहने को तो सर्वांगीण विकास है, लेकिन किस चीज़ का सर्वांगीण विकास? ना तो कोई तकनीकी एजुकेशन दी जाती है लड़कियों को, बिल्कुल बिल्कुल, ना ही कोई मॉरल एजुकेशन दी जाती है, ना ही उनको सुदृढ़ बनाया जाता है। जब तक कि हम किसी को मॉरल एजुकेशन नहीं देंगे, स्मार्ट क्लासेस नहीं देंगे, उनको एजुकेशन से संबंधित टेक्निक अगर नहीं देंगे, तो केवल टीडीसी करने से तो मास्टर टीचर ही पैदा होंगे या क्लर्क पैदा होंगे। आज देश में ब्रिटिश राज की तरह क्लर्क की आवश्यकता नहीं है। आज देश में उन लोगों की आवश्यकता है। आज इसरो है, यान 3 जा रहा है हमारा, चंद्रयान 3, तो किसकी आवश्यकता है? वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। बहुत सुदृढ़ और रिसर्च। उसमें भी महिलाओं की भागीदारी किसी से छिपी नहीं है यस, सर। हाँ। जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी है, आप कल्पना चावला का ले लीजिए। जब मैंने इसरो का नाम लिया तो कल्पना चावला मेरे जहन में आई है। तो महिलाएं भी, अगर हमारे पास साधन होंगे और महिलाएं उसमें इंटरेस्ट लेंगी, तो वे आगे बढ़ेंगी। और महिलाओं को आगे बढ़ना देश का आगे बढ़ना अलका है। जी, बहुत जरूरी बात पवन जी कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। पढ़ाई तक तो सीमित हो जाते हैं हम। हाँ जी। अब भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है स्पोर्ट्स के लिहाज से, हालांकि निकल रही हैं बच्चे, लेकिन जिस गति से लड़कियों को निकलना चाहिए वो अभी भी कम है, वो रेशो अभी भी कम है। तो आप कॉलेज में उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर किस तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं? आपका कॉलेज इस दिशा में क्या कर रहा है? हमारा कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ही को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है जितना पढ़ाई को। अगर अभी आपने स्पोर्ट्स की बात की, हमारे कॉलेज की लड़कियों की स्पोर्ट्स में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अभी पैरा ओलंपिक्स में हमारी ही एक कॉलेज की एल्यूमिनाई अभी लड़की, उसने 3 गोल्ड लिए। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लड़कियों को हर तरह की शिक्षा मिलती है। तो वो उस तरह से भी यहाँ पे एक सर्वांगीण विकास पे पूरा का पूरा फोकस है। एक सवाल मैं पवन जी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं शिक्षा पर बात करती हूँ, शिक्षा को लेकर कोई सेशन लेती हूँ, तो मैं कोरोना और आफ्टर कोरोना का ज़रूर जिक्र करती हूँ, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का दौर हो चुका है। शिक्षा का एक तरह से हम कहें कि स्वरूप ही बदल चुका है पवन जी, कि अब हम बच्चे जो हैं वो मोबाइल से पढ़ने लगे हैं, यूट्यूब से पढ़ने लगे हैं। अब जो क्लासरूम का एक कल्चर होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चे उससे दूर भाग रहे हैं। तो आप इस दिशा में कैसे देख रहे हैं कि ये जो डिजिटलाइजेशन आया, बहुत ज़रूरी पार्ट आया, बहुत ज़रूरी चीज़ आई, लेकिन शिक्षा पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया। कोरोना में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए और डिजिटल से एजुकेशन को दिया गया। सब बच्चों के हाथ में मोबाइल हो गया और उस मोबाइल का ये परिणाम निकला कि किसी भी चीज़ के 2 अर्थ होते हैं, हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि हरियाणा सरकार में कुछ स्कूलों ने, बच्चों ने टैब वापस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उनको मिस यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा था, प्रॉपर यूटिलाइज कम हो रहा था। तो डिजिटल का भी यही है, अगर डिजिटल के माध्यम से हम अच्छा उपयोग करें और गूगल के थ्रू हम एजुकेशन को देखें, तो वो हमारा सर्वांगीण विकास में भी, एजुकेशन में भी। अगर मैं अब जाता हूँ जैसे यूरोप की तरफ में, देखिए ये एजुकेशन के बारे में मैं रात 24 घंटे चर्चाएं आपसे कर सकता हूँ कि व्हाट इज इन द वर्ल्ड आल्सो, व्हाई द जापान इज देयर। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्राचार्य हैं बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। आपका बहुत स्वागत है। हम डिजिटल पर चर्चा कर रहे हैं, आप इसे सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि आप तो अपना स्कूल के प्राचार्य हैं, आप अच्छे से इसको समझा सकते हैं।
हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट अच्छा भी पड़ा लेकिन बच्चों पर बुरा भी पड़ा। अभी पवन जी बता रहे हैं कि बच्चों ने अपने टैब वापस कर दिए, लेकिन इस लिहाज से आप स्कूलों में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ाने लगे हैं, आप मोबाइल से बच्चे पढ़ने लगे हैं, आप इसका बच्चों पर किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? Well, first of all, good evening to all, whoever are present here. And it's a very good question. I should continue in English? Yes, yes. Okay, very fine. This impact of the digital, if we'll talk about on young mind, so of course it's a mixed kind, but we should not take it in negative way. The reason it's a demand of today's, and today we are living in the 21st century, and it's one of the skills of the 21st century skill. That is what computer or digital world is. So we must welcome, we must continue with certain again precaution or precautionary measures that a child must follow. And being as a wise or elder or the family members of that child, we must keep on emphasizing on how much they should use. So constructively, if they'll use this technology, so of course the impact will be better, and we should never again simply say don't use, because that is not possible at all. Ultimately, we are using one or other way, so why not to use this again in the education field to make it more better, because the information are on tips with the help of these technologies. So how this balance should come? This is very big question. That balance is mandatory now, because Definitely. balance को बना पाना इस बहुत डिफिकल्ट हो गया है इस वक्त। नहीं, बच्चे that जो is- हैं वो मोबाइल से इतने ज़्यादा स्ट्रक्ट रहते हैं कि फिर वो किताबों को भूल जाते हैं, क्लासरूम का कल्चर भूल जाते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे समझाना चाहेंगे कि दे शुड मेक अ बैलेंस इन बिटवीन? That is what I said, कि we teacher can make the difference. We parents can make the difference. We elder can make the difference. And each and every moment, if the child so far is not getting the how to utilize it constructively, is required too. Because attraction is also there. And with these attractions, there may be diversions in the wrong directions also. So sometimes that is required too. So even the parents are allowing him or her or particular child to use that technology, then they should watch. They should constantly watch. It's not that simply you are given and you left that children to use it whatever the way they want. So our elders' responsibility is going to become a बिल्कुल vital. निश्चित तौर पर and- बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को समझाएं कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चे उस संतुलन को बना पाने में थोड़े से कम समझदार होते हैं। तो आपकी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अलका जी, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि हम लगातार डिजिटल की बात कर रहे हैं। नो डाउट बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं डिजिटल की वजह से, लेकिन भिवानी को मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भिवानी में रहते हैं, भिवानी के आसपास के गाँव में रहते हैं, तो वहाँ तक अभी डिजिटल भी अच्छे से नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में जो कोरोना का पीरियड आया, पढ़ाई आगे चली गई या फिर बच्चे पीछे चले गए, किस तरह से, और वो बैलेंस कैसे बना फिर? डेफिनेटली कोरोना टाइम जो 2 साल तक चला, जब ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन था, जो बच्चों पे इम्पैक्ट देखा गया, डेफिनेटली बच्चे पीछे गए हैं। क्योंकि बच्चों का एक्चुअली एजुकेशन ऑनलाइन मोड से कम्प्लीटली कभी नहीं हो सकती। जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं, हाइब्रिड इज़ द बैलेंस्ड मोड। हम लोग डिजिटल मोड को भी बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और फिजिकल मोड भी अब हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते। तो हाइब्रिड मोड पे आना पड़ेगा, और बच्चों को जितना टाइम 2 साल का वो मिला कंप्लीटली ऑनलाइन का, उससे उन पे इम्पैक्ट हर चीज़ में दिखा, डिसिप्लिन में दिखा, उनकी पढ़ाई में दिखा। अगर हम जो 2 साल में उन्होंने पढ़ा उसका देखें कि आउटपुट क्या आया, तो वो डेफिनेटली आउटपुट बहुत कम है। तो उसको हमें वापस बैलेंस में धीरे धीरे लाना पड़ रहा है। बिल्कुल। पवन जी, देखिए, शिक्षा के लिहाज से हम अब बात कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा की जो कमियां हैं, अब इस वक्त जो सिस्टम में कमियां हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे भिवानी एरिया में एक तो मैडम अच्छा कॉलेज नहीं है, कॉलेज है तो हमें डिग्री बहुत लेट मिलती है, हमारी मार्कशीट बहुत लेट आती हैं, जिससे हमारा जॉब सफ़र होता है। तो ये जो सिस्टम की खामियां हैं, जो मैनेजमेंट है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है।
उनको अपने एरिया में पढ़ने में टाइम लगता है, वो बाहर कूच करने लग जाते हैं, दूसरे जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है हमारे यहाँ तो कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये कमियां कैसे दुरुस्त हों, कैसे बच्चों का ट्रस्ट डेवलप हो कि जिस तरह से भिवानी अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, उसी लिहाज से शिक्षा के क्षेत्र में भी हालांकि बहुत बड़ी पहचान है, वो पहचान और बढ़े? देखिए, आपने बिल्कुल सच कहा। आपका क्वेश्चन बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है कि आज पहले भिवानी वाज एफिलेटेड विद द ये महर्षि दीवान MDU। यस। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CBLU को आधारशिला रखी और अब ये आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है, ये नो डाउट कि यहाँ के वाइस चांसलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना समय के अनुसार यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है उसमें अभी बहुत पीछे रह गई, क्योंकि बाहर की एजेंसीज़ को एग्जामिनर के रूप में, बुक्स चेक करने के रूप में, पेपर के लिए हायर किया जाता है, और वो बाहर की जो एजेंसी है वो समय से नहीं काम करती है। जब समय से काम नहीं करती तो बच्चों के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, उनके मेरिट नहीं आ पाती है, और इनकी जो सर्टिफिकेट मिलना होता है वो एक साल से आज भी पेंडिंग पड़ा है। मैं अपने आपके कॉलेज को देखता हूँ, वेस्ट कॉलेज को, बच्चे मेरे पास भी आते हैं, और आज ये हो गया कि पिछले साल 2,40,000 सीटें कॉलेजेस में थी, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1,80,000 सीट ही फिलअप हो पाएंगी, क्योंकि सभी एडमिशन हो चुके हैं। जब इतनी सीट वेकेंट हैं तो उसका पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन 2 हैं। नंबर 1 कि बच्चे एकेडमी में जाना ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि वहाँ एकेडमी में प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, फोर्स एजुकेशन दी जाती है। हमारे जो कॉलेजेज हैं उनमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। हरियाणा गवर्नमेंट के पीछे या किसी भी गवर्नमेंट के पीछे हर आदमी नौकरी के लिए भागता है। एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, पीछे हरियाणा सरकार ने D4 की वैकेंसी निकाली। मैं 1 मिनट आपसे पूरी सुन लीजिए। ठीक है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस मंच से, मैं केवल एजुकेशन की बात करूंगा। तो हजारों वैकेंसी के पीछे लाखों कैंडिडेट आपके अपीयर हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और क्वालिटी एजुकेशन जब तक सरकार नहीं चाहेंगी तब तक क्वालिटी की एजुकेशन नहीं हो सकती। ठीक है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी। हाँ। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। जो पूरे इंडिया में जो देखा जाता है एक इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो ज़्यादातर 4 मेट्रोज़ में कंसंट्रेटेड हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं मैडम, और बहन जी, आप मैडम, ये बहुत सही बात है। आप शिक्षा पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देखें तो वही कहीं ना कहीं आपका मोरल अप करता है, बूस्ट अप करता है जब आपको रोजगार मिलता है। लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है कि एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी। अगर एम्प्लॉयमेंट, हाँ बिल्कुल सही कहा। आज एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? हाँ जी। उसका एक विशेष कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ मेरे एजुकेशन के साथी भी बैठे हैं, पॉलिटिशियन भी बैठे हैं, कि हर आदमी चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकार इतनी नौकरियां दे नहीं सकती। आज भी लाखों युवा सड़क पे हैं। बिल्कुल, बहुत स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की ज़रूरत है। पंकज जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि वी आर कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एज यू आर अ स्कूल प्रिंसिपल, देन हाउ योर स्कूल इज़ डूइंग इन दिस फील्ड? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर चाइल्ड शुड बी एक्स्ट्रा माइंडेड, so that he can be comfortable in other directions also, because education is much needed, but your talent in other direction is also very important. Now, in our education system, or if you'll talk about my personal school, BK family, from where I am, we are giving the importance of co-curricular activities as well as an scholastic area parallelly.
Okay. So I feel sometimes it's much more important than the educations that we are Right. giving. The reason this can be given by anyone, and even child can also again have it. Simply literacy or numeracy is required to be that initial stage we used to provide. So till the children are there in the 4th or 5th, it's fine. They are getting that what is required to be done, or they are capable enough to understand that philosophy. But overall development, if you'll talk about a child, like it will be helpful them for employment also. So what are you because- doing for maintaining that understanding? Because this is very important, So- that your child is getting understood Yeah. by all these things is very Right, important. Right. So we generally again encourage the child to participate all sorts of activities. That is either it is a inter-school, or either it is an inter-house, or either it's to district level, state level. So we never again, whatever the CBSE circulate, for example, most of the schools generally again was that circular and simply leave it. You It's will okay, mention fine. you will mention some achievements Pardon? regarding your extracurricular activities of your child's in school. Our two children recently, Okay. you may be surprised too, and represented the Haryana. And we are the state champion FIT quiz, you must have heard, India Okay. government organizing. Okay. And our children again went Mumbai to participate in the national again and presenting the Haryana and got the 2,50,000 scholarship as a cash prize for the school. And they both got the 25,000 cash prize. That itself is a That's कि child is- wonderful. That's Yeah. wonderful. No doubt. बहुत ज़रूरी है ये कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो. आज इस मंच से, इस सत्र से हमने चाहे महिला शिक्षा की बात की या फिर बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की. सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका बच्चा शिक्षित होने के साथ साथ अलग अलग दिशाओं में कितना आगे बढ़ता है. और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात इस सेशन के एंड में कहना चाहूँगी, क्योंकि कल ही हमने कोटा पर एक बहुत बड़ा शो किया है. हमने कोटा के जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर बच्चों पर जो मेंटल प्रेशर है उस पर हमने शो किया. और इस मंच से मैं पर्सनल गुजारिश करना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले अपने लिए अपनी ज़िंदगी चुने, जीवन चुने. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ शामिल Thank you, होने. thank you, बहुत ma'am. शुक्रिया. Thank you. एक छोटे से ब्रेक. एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर. एजुकेशन पार्टनर BK सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल. Here every student matters, every moment counts. सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आसलवास, दुबिया, भिवानी. The most premier CBSE school in भिवानी. Z Litra Valley School. वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी. फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार. विश्वास 32 वर्षों का. द OG बर्गर. Join the burger revolution. पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी. वरदान विश्वास का. वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय,